तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप जैसे दिखने वाली एक चीज धरती की ओर आ रही होती है। इसके बाद हम अपने हीरो फैंग को देख पाते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। उसे अपनी कार से पता चलता है कि आज एक ऑब्जेक्ट आसमान से नीचे गिरने वाला है, लेकिन उसकी डिटेल्स तो नासा के पास भी नहीं है। अब तभी फैंग कुछ चेक करने के लिए पीछे की ओर देखता है, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान ड्राइविंग पर से हटने की वजह से उसका वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फैंग अपनी कार के साथ झील के किनारे एक ब्रिज पर गिर जाता है। अब क्योंकि फैंग का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, इसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब हमें इस सीरीज की हीरोइन साक्षी को दिखाया जाता है। थोड़ी देर पहले जो स्पेसशिप पृथ्वी पर आया था, साक्षी उसी के अंदर ट्रैवल कर यहाँ पर आई है। तो इस सीरीज की जो हीरोइन है वो एक एलियन है। साक्षी वहाँ पर फैंग को पड़ा हुआ देख कर वहाँ पर उसकी मदद करती है। अब क्योंकि साक्षी एक एलियन है, इसकी वजह से उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स भी होती हैं और वो उन सुपर पावर्स का यूज़ कर कर वहाँ पर फैंग को ठीक भी कर देती है। जब वो वहाँ पर फैंग को टच करती है तो वहाँ पर फैंग के हार्मोन्स को फील कर पाती है। इतना ही नहीं बल्कि उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। अब वहाँ पर साक्षी फैंग की बॉडी को देखकर वहाँ पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब तभी अचानक से वहाँ पर फैंग की कार ब्लास्ट हो जाती है। साक्षी वहाँ पर अपनी शक्तियों से फैंग को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर उस ब्लास्ट को झेल नहीं पाती और उसके मुंह से खून आने लगता है। उसका जो खून होता है वो ब्लू कलर का होता है। साक्षी के खून की बूंद फैंग के हाथ पर जाकर गिर जाती है और वो क्रिस्टल बन जाता है। यहाँ पर साक्षी ने एक क्रिस्टल पहना होता है और वो क्रिस्टल उसके गले से निकल कर कहीं दूर जाकर गिर जाता है। अब अपनी इतनी ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से साक्षी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसकी वजह से वो पीछे झील में गिर जाती है। खैर अब इस घटना के पूरे 7 दिन बाद फैंग अपनी आंखें खोलता है। उसके कमरे में उसका पर्सनल डॉक्टर होता है। वो फैंग को बताता है कि 1 हफ्ते पहले आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और आज ही आपको होश आया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आपका शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं है। क्या आपको एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद है? फैंग उसे बताता है कि सिर्फ मुझे इतना याद है कि उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। खैर अब डॉक्टर उससे कहता है कि आप आराम कीजिए, उसके बाद आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें साक्षी को दिखाया जाता है। साक्षी पूरे 7 दिनों तक लेक में डूबी हुई थी और अब फाइनली वो लेक से निकल कर बाहर आई है। उसके पास ही में एक बूढ़ा आदमी फिशिंग कर रहा होता है। साक्षी अपनी पावर्स की मदद से उसकी सारी डिटेल्स निकाल लेती है। इसके बाद वो उसका नाम लेकर उससे कहने लगती है कि मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा स्पेसशिप मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। साक्षी के सर पर एक कछुआ ही बैठा होता है। अब साक्षी की ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, इस वजह से वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब साक्षी यहाँ पर उदास होकर सोचने लगती है कि मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ा गया और मैं आखिर यहाँ से कैसे जाऊँगी। वो अपने सर पर से उस कछुए को हटाकर फेंकने लगती है, लेकिन तभी वो कछुआ उससे कहता है कि अरे साक्षी, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा असिस्टेंट टोरी हूँ। और अब यहाँ पर साक्षी को रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, उसका असिस्टेंट टोरी भी यहाँ पर है जो कि एक रोबोट है। दरअसल टोरी जब धरती पर लैंड हुआ तो उसे कछुए ने निगल लिया था। टोरी ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उस कछुए पर अपना कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर टोरी साक्षी से कहने लगता है कि हमें यहाँ पर लैंड हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारा स्पेसशिप हमें लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। हमारी स्पेसशिप को आखिर कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं भी या फिर नहीं? तब साक्षी उससे कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसकी मदद से मैं अपने स्पेसशिप को सिग्नल देकर यहाँ पर बुला सकती हूँ। ये कहने के बाद जब अपने गले में उस क्रिस्टल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका वो डिवाइस उसके पास है ही नहीं। दरअसल 7 दिन पहले जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसमें ही वो खो गया है। क्रिस्टल जैसे दिखने वाले उस डिवाइस का नाम अनंत सीडर था। टोरी उससे कहता है कि लापरवाह लड़की, तुमने उस डिवाइस को ही खो दिया। अब साक्षी को ध्यान आता है कि उस दिन एक आदमी को बचाने के चक्कर में वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था और उसी ब्लास्ट के अंदर उसका वो डिवाइस खो गया था। कहीं मेरा वो अनंत सीडर उस इंसान के पास तो नहीं है। अब उस दिन जब साक्षी ने फैंग को बचाया था तो उस दिन उसने उसके हार्मोन्स को फील किया था। साक्षी ने फैंग की पूरी बॉडी तो देखी थी, लेकिन उसे उसका चेहरा ध्यान नहीं है। उसने उसके चेहरे पर उस वक्त ध्यान भी नहीं दिया। इधर दूसरी तरफ हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रहा था। अब तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है जो उसे बताता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर आपके खिलाफ आपकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन्होंने मीडिया को भी बुला लिया है। अरे तुम डरो मत, इस सिचुएशन को तो मैं संभाल लूँगा। ये कहने के बाद फैंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब फैंग वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। वहाँ पर मीडिया वाले भी आए होते हैं। मीडिया वाले इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि फैंग एक प्ले बॉय और उसने बहुत सी लड़कियों को शादी का वादा देकर उनके साथ धोखा किया है।
ऐसी बहुत सी बातें मीडिया में चल रही होती हैं। अब तभी फैंग मीडिया से कहता है कि देखो ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको इस चीज़ में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फैंग उन सभी लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो सभी लड़कियां वहाँ पर फैंग पर गुस्सा होने लगती हैं। फैंग उनसे कहता है कि देखो तुम सबको जो भी कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम लोग मेरा पीछे छोड़ो। अब फैंग का ऑफर सुनकर वो सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और एक एक कर अपनी सभी लिस्ट बनाकर वो फैंग के असिस्टेंट को दे देती हैं। अब फैंग भी अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन्हें जो भी चीज़ चाहिए वो तुम इन्हें दे दो और इसके बाद इन्हें यहाँ से दफ़ा करो। अब जब वो सभी लड़कियां बाहर निकल कर आती हैं तो मीडिया वाले पूछने लगते हैं कि बताओ बताओ कि तुम्हारे साथ अंदर क्या हुआ। तब वो लड़कियां खुशी से कहती हैं कि देखो ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम सबको इसमें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जबकि उन सभी मीडिया वालों को उन लड़कियों ने ही बुलाया होता है। दरअसल ये लड़कियां फैंग की अजीब बीमारी का फ़ायदा उठा रही होती हैं। फैंग ने अपनी लाइफ में कई लड़कियों को डेट किया है लेकिन उसे किसी से भी प्यार नहीं हुआ। उसकी प्रॉब्लम यह है कि जब वो एक लड़की को डेट करता है उसके बाद जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है तो वो उस लड़की को भूल जाता है। और बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कई लड़कियां झूठ झूठ कहती हैं कि फैंग ने मुझे भी डेट किया था, मुझे भी डेट किया था। अब बेचारा फैंग कुछ कर भी नहीं सकता। इसकी वजह से उसे उनकी सारी मांगें पूरी भी करनी पड़ती हैं। फैंग के पास फैंग का असिस्टेंट आता है जो उसे बताता है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो हमें आपके हाथ से ये मिला था। वो देखने में बिल्कुल एक ब्लू क्रिस्टल की तरह दिख रहा था। वो असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या ये कोई ज़रूरी चीज़ है, जिस पर फैंग उससे कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, तुम इसे रिसर्च लैब में लेकर जाओ और जल्द से पता लगाओ कि आखिर ये चीज़ क्या है। इधर दूसरी तरफ हमें टोरी को दिखाया जाता है जो कि लगातार साक्षी से सवाल पूछ रहा होता है कि तुमने अनंत सेटर कैसे खो दिया, अगर हमारे पास अनंत सेटर नहीं होगा तो हम अपने लोगों से कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे। जिस पर साक्षी उससे कहती है कि अरे अरे तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी न किसी तरीके से तो उसका पता लगा ही लूंगी। मैंने भले ही उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन मैं उसका हार्मोन्स को सेंस कर सकती हूँ। इसके बाद साक्षी शहर के अंदर जाकर वहाँ पर उस इंसान को ढूंढने लगती है। वो वहाँ पर सभी इंसान को चेक करती है कि आखिर वो इंसान कौन सा है। अब साक्षी एक मॉल में पहुंचती है। वो वहाँ पर बहुत सी ड्रेसेस को देखती है। अब इतनी सुंदर ड्रेसेस देखने के बाद वहाँ पर साक्षी से रह नहीं जाता और वो एक एक कर उन ड्रेसेस को चेक करने लगती है। अब तभी साक्षी की नज़र वहाँ पर एक वेडिंग ड्रेस पर पड़ती है। अब तभी टोरी साक्षी से कहता है कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, धरती पर लड़कियाँ अपनी शादी के दिन इस ड्रेस को पहनती हैं। टोरी को पृथ्वी के बारे में अच्छी खासी जानकारी है लेकिन वहाँ पर साक्षी टोरी की बातों को नहीं मानती और वो उस ड्रेस को पहन लेती है। वो उस ड्रेस को पहनने के बाद बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। अब वहाँ पर जो मॉल के गार्ड होते हैं वो सोचने लगते हैं कि साक्षी शायद इनकी ड्रेस को चोरी करना चाहती है। इसकी वजह से वो साक्षी के पीछे पड़ जाते हैं। साक्षी भागते भागते रोड पर पहुँच जाती है। वहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ सुनने के बाद साक्षी के सर में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। साक्षी के सामने से एक कार आ रही थी और उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि फैंग था। साक्षी को अपनी कार के सामने देखकर वो जल्दी से ब्रेक मारता है। अब तभी ना जाने वहाँ पर क्या होता है, एक ही सेकंड में वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी फ्रीज हो जाते हैं और कार वगैरह भी एकदम फ्रीज हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर फैंग फ्रीज नहीं होता। वो सोचने लगता है कि मुझे तो सिर्फ एक ही बीमारी थी, ये कौन सी दूसरी बीमारी हो गई, सिर्फ मेरा ही टाइम फ्रीज क्यों हो गया है। लेकिन तभी उसके सामने नज़र साक्षी पर पड़ती है और वो देख पाता है कि साक्षी भी हिल रही है। अब साक्षी जैसे ही उठकर चलती है तो टाइम एक बार फिर से चलने लगता है। फैंग के अलावा दूसरा कोई ये नहीं जानता कि टाइम फ्रीज हुआ है। अब फैंग इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए वो अपने घर पहुंचकर अपने पर्सनल डॉक्टर से इस बारे में बातें करता है। वो अपने पर्सनल डॉक्टर को वो सारी बातें बताता है जो सब चीज़ें उसके साथ रोड पर हुई थी। लेकिन उसका डॉक्टर उससे कहता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हाँ मैं मानता हूँ कि आपको एक बीमारी है लेकिन आप जो ये सब चीज़ें बता रहे हैं ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। कई साल पहले आपकी माँ की डेथ पानी में भीगते हुए हो गई थी और इसके बाद से आपको इस सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी तो आप इतना स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन वक्त के चलते हुए आपके दिमाग ने आपको इस स्ट्रेस से निकालने का एक तरीका ढूंढा और वो तरीका यह है कि अगर आप किसी औरत से मिलते हैं और बारिश पड़ने के बाद उस औरत के बारे में आप सारी डिटेल्स भूल जाएंगे। आपको तो ये भी नहीं ध्यान होगा कि कभी मैं इस औरत से मिला भी था और आप जो मुझसे टाइम फ्रीज की बातें कर रहे हैं वो भी शायद आपके दिमाग का ही खेल है। आपका दिमाग आपको किसी स्ट्रेस से बचाने के लिए ये सब कर रहा है। इधर दूसरी तरफ हमें साक्षी को दिखाया जाता है जो कि अपना अनंत सेटर पाने के लिए फैंग को ढूंढ रही है। साक्षी चलते चलते एक क्लब के पास पहुंचती है। साक्षी को ऐसा लगता है कि शायद फैंग इसके अंदर ही होगा क्योंकि रात के समय में ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपनी पार्टी करने के लिए आते हैं। अब जब साक्षी अंदर जाती है तो वो देख पाती है कि सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजे कर रहे होते हैं। टोरी वहाँ पर साक्षी को वार्न करता है कि देखो ये बहुत ही डेंजर जगह है, यहाँ पर सभी लोग अल्कोहल ले रहे हैं और नशे में हैं, तुम्हें यहाँ से चल लेना चाहिए और तुम इन लोगों के हार्मोन्स को सेंस करने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ ठीक नहीं है। लेकिन साक्षी तो टोरी की कहानी सुनने वाली थी और वो हर एक लड़के के पास जाकर उसके हार्मोन्स को सेंस करने लगती है लेकिन उनमें से कोई भी फैंग नहीं होता।
वो सभी लड़के वहाँ पर साक्षी से बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा मजा करते हैं। खैर अब इसके बाद साक्षी की नज़र उस क्लब के अंदर एक आदमी पर पड़ती है जो कि वहाँ पर गिटार बजा रहा होता है। साक्षी को वो आदमी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने बचाया था। और दोस्तों इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे साक्षी फैंग को ढूंढ भी पाएगी या फिर नहीं, ये तो हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।